अब हम देखते हैं कि जो विस्कोसिटी है उसकी इक्वेशंस डाइव करने की कोशिश करते हैं कि फिर उनको निकालना है मुझे। किसी फ्लूइड फ्लो कंडीशन आपको दे दी, इसमें विस्कोसिटी कितनी है तो किस तरीके से निकाला जाए, है ना। तो उसके लिए एक सिचुएशन समझ लेते हैं। स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर एक और प्लेट है, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस ऊपर वाली प्लेट को मैंने F फोर्स से मूव किया, है ना, पहली चीज। इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो क्रॉस, सॉरी, इस प्लेट का जो सरफेस एरिया जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ प्लेट, वो है A, ठीक है। ये स्टेशनरी हो गई, ठीक। जब ऐसी सिचुएशन है और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर का जो फ्लो होगा, है ना, जब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूँ ऊपर वाले प्लेट को, ये फ्लूइड का फ्लो स्टार्ट होगा तो वो स्टेडी होगा और लेमिनार होगा, है ना। तो लेमिनार क्या होता है वो तो आप लोग जान चुके हो। लेमिनार फ्लो मतलब लेयर्स में फ्लो होगा, और स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, ये सब टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, है ना। उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। एक देख लीजिए आप लोग, मान लेते हैं इसी फ्लो में कि ऐसे समझो ये एक पाइप है ना, इस पाइप में पानी बह रहा है। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, ये जो मैंने ब्लैक ड्रॉ की है वर्टिकल लाइन, इस पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं 20 मिनट बाद आके दोबारा देखूंगा, तब भी अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, या जितनी भी प्रॉपर्टीज इस क्रॉस सेक्शन पे अभी हैं, आधे घंटे बाद भी वैसे ही रहेगा, 1 घंटे बाद भी वैसे रहेगा, मतलब टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फ्लो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, ठीक है। और अगर वो चेंज हो रही हैं तो उसको अनस्टेडी फ्लो कहते हैं, है ना। अभी मान लेते हैं 5 की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, 10 मिनट बाद वो 25 हो जाए, कम हो जाए, या डेप्थ कम या ज़्यादा हो जाए, या डेंसिटी कम या ज़्यादा हो जाए, कोई भी फ्लो प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी अगर फ्लोइंग फ्लूइड हो, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेडी, और अगर नहीं होती तो स्टेडी। अभी जो फ्लो यहाँ पे होगा जनरेट, उसको हम मान के क्या चल रहे हैं डेरिवेशन करते वक्त फिलहाल की स्थिति में, कि वो स्टेडी फ्लो होगा और लैमिनार होगा। लैमिनार तो चल ही रहा है सब कुछ, लैमिनार फ्लो में ही आएगी विस्कोसिटी, तो ये समझने की बात है। ये प्लेट होगी, F4 से मूव कराई, एरिया इसका हो गया, सरफेस एरिया जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है A, ठीक। तो पहली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, दूसरी की क्या होगी, ये सब अपन पहले भी देख चुके हैं ना। इसको अभी हटा देता हूँ, बीच में बहुत सी चीजें बनानी पड़ेगी, फ्लूइड है बीच में, बात करना ध्यान रखो। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनेगी वो हम पहले ही बना चुके हैं, है ना, थोड़ी देर पहले ही बनाई थी कि जो पहली है जो वेलोसिटी वो कैपिटल V मान लेते हैं रहेगी, और सबसे नीचे वाली की 0 रहेगी नो स्लिप कंडीशन के कारण, है ना। ये चीज आप अभी 10 मिनट पहले सीख चुके हो, ठीक है। इस तरीके की वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाएगी हमारी यहाँ, ठीक है, V और ये 0। अब ये डेप्थ है जो ऊपर से नीचे तक की, इसको मैं मान रहा हूँ स्मॉल l, दोनों प्लेट से बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल l मान ली, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो इस एक्सिस को मैंने मान लिया है y एक्सिस, जो l को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है ये मेरी वेलोसिटी की एक्सिस है। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ली है, ठीक है, वेलोसिटी की एक्सिस है, तो इसको मैं u से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। u से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल u इक्वल्स टू 0, और सबसे ऊपर जो वेलोसिटी है वो है स्मॉल u इक्वल्स टू v, है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है y इक्वल्स टू 0, और सबसे ऊपर जो डिस्टेंस है ये वो है y इक्वल्स टू l। इस बात को आप समझ लो, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो y की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, बढ़ते 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 यहाँ पे आया तो y की वैल्यू l हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है,
लेकिन जब y बढ़ते बढ़ते l तक पहुंचा तो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई कैपिटल B, है ना। तो u को आप जैसे x और y होते हैं ना, अब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो ये वैसे ही है वेरिएबल, अपन x और y में लेते तो मैंने u और y में ले लिया, चल जाएगा, और ये अपन ने बना दिया, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई वेलोसिटी प्रोफाइल की, ठीक। अब एक चीज और देख लो आप, जब ये फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन होगा तो किस तरीके से होगा। फोर्स लगाने से पहले की स्थिति में यहाँ पे कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये, जब फोर्स लगी ऊपर वाली प्लेट में, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, डिफॉर्मेशन, तो ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पहुंचा होगा, ये वाला यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और नीचे वाला तो यहीं रह गया क्योंकि ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। हाँ, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने एक टाइम लिया, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया dt। क्या टाइम इंटरवल लिया, dt। जीरो टाइम पे मोशन स्टार्ट हुआ तो dt टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल ज्यादा दूर पहुंच जाएगा क्योंकि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। एक फिक्स टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, ऊपर वाला। नीचे वाली की वेलोसिटी कम है तो वो ऊपर वाले से कम ट्रैवल किया, ये और कम और कम और कम, सबसे नीचे वाली की वेलोसिटी जीरो है, ये ट्रैवल ही नहीं किया, यहीं से है। तो जो डिफॉर्मेशन हमारा हुआ वो कैसा हुआ, पहले थे यहाँ, dt टाइम के बाद पहुंच गए यहाँ, और ये एंगल जो बना इसको मैंने नाम दिया डी थीटा, इसको देख लो आप, ठीक है। इसी चीज को और देख लेते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पहले ए पॉइंट पे था, यहाँ पे पहुंच के ए डैश पॉइंट हो गया है ना, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैं दे देता हूँ डी ए, ठीक है। तो डी ए हो गई दूरी और डी थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया। ये लेंथ तो आपकी एल है, तो इतना सब आप इस डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लो। हुआ ये है, स्टेशनरी प्लेट, ऊपर एक मूविंग प्लेट, बीच में फ्लूइड, F4 से मैंने इसको मूव किया, पहली लेयर की वेलोसिटी v होगी, नीचे आते आते जीरो हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी प्रोफाइल हो जाएगी। जब फ्लूइड रेस्ट पे था तब सारे पार्टिकल्स ऐसे थे एक लाइन में, मैंने dt टाइम के बाद उन्हीं पार्टिकल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो सबसे ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल ज्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये उससे कम 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 करते ऐसे जाएगा। इसमें जो पहले सारे पार्टिकल ऐसे थे अब उनकी पोजीशन ये हो गई है, तो ये डिफॉर्मेशन हुआ कितना, d थीटा, गया कहाँ से, a से a डैश, और इनके बीच की दूरी मैंने मानी d a, ठीक है। यहाँ तक अपन इस डायग्राम को समझ गए। इस प्लेट का एरिया जो मैंने माना है जो फ्लूइड के कांटेक्ट में वो है कैपिटल A, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, फिलहाल ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसकी इक्वेशन आपको बतानी है क्या होगी। सिंपल मैथमेटिक्स है लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती थी, है ना, अपन कैसे निकालते थे, वो मैं साइड में बता रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी आप मैथमेटिक्स को रेफर करके स्ट्रेट लाइन कैसे अपन इक्वेशन बनाते थे वो देख सकते हो। देखो, जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, लेकिन जो c होता था y इंटरसेप्ट। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो y एक्सिस को जितना काटता है ना उसको अपन c बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है ना, लाइन ऊपर और नीचे ग्रो करती रहेगी लेकिन y एक्सिस पे जो इसने काटा है जिस पॉइंट पे ओरिजिन से वो c होता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y इंटरसेप्ट तो जीरो हो गया, तो c को अपन ने जीरो कर दिया, है ना। तो ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइंस होती है ना उनकी एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। n क्या है यहाँ पे, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, x एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा थीटा उसका जो tan थीटा होगा, टेंजेंट, उसको अपन m बोलते हैं ना। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस से, ये है y एक्सिस, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx, c जीरो हो गया क्योंकि y इंटरसेप्ट जीरो है, y इक्वल्स टू m आपका आ जाता है tan थीटा x। इस तरीके से हम निकालते हैं इक्वेशन। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली ये होती है, x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब x इंडिपेंडेंटली अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं x
को चेंज करता जाऊंगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसके हिसाब से y चेंज होगा, y डिपेंड कर रहा है x पे, ऐसा ही होता है ना मैक्सिमम। अब आपको ये मैंने आपको दे दिए नाम एक्सेस के, x और y की जगह y और u, ठीक है। इनके बीच में ये लाइन बनी हुई है ना, ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए, ये y एक्सिस है, ये u एक्सिस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। इसका आपको इक्वेशन बनानी है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप सोचो एक बार, सोच के मैं बताता हूँ है ना। अब आप उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे डिपेंडेंट एक्सिस कौन सी है और इंडिपेंडेंट एक्सिस कौन सी है। देखो वेलोसिटी जो है u, वो डिपेंड कर रही है कितनी डिस्टेंस पे है कोई भी लेयर उस बात पे। एक बार और देखो, जब लेयर की डिस्टेंस बॉटम प्लेट से 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, जब लेयर की डिस्टेंस बॉटम प्लेट से l है तो वेलोसिटी v है। मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस l है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उस l के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो डिपेंड कौन कर रहा है, वेलोसिटी किस पे, डिस्टेंस पे, वर्टिकल डिस्टेंस पे या डेप्थ ऑफ फ्लो पे या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट एक्सिस कौन सी हुई, u, और इंडिपेंडेंट एक्सिस कौन सी हुई, y। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये l तो l है, आप प्लेट को मूव मत करो, आप इसमें फोर्स मत लगाओ, वेलोसिटी विस्कोसिटी देखना मत देखो, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस तो l ही रहेगी है ना, वो तो फिक्स हो गई, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन इस एक्सिस में मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो मेरी डिपेंडेंट एक्सिस कौन सी हो गई, u। अब देखो लाइन की इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू mx, y हुआ करता था डिपेंडेंट, x हुआ करता था इंडिपेंडेंट। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, u, y डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट हो गया u इक्वल्स टू m, इंडिपेंडेंट कौन सा था, x, यहाँ इंडिपेंडेंट कौन है, y, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आएगी u इक्वल्स टू my, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन आई वो u इक्वल्स टू my आ गई। अब m क्या होगा वो और हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, या मैं ये कहूँ कि मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे मिल जाएगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे हमें m निकालना है ना। m क्या होता था, मैंने अभी आपको बताया था tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या है, लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो है थीटा, x मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सिस कौन सी है, y, मतलब ये वाली। इससे लाइन कितना एंगल बना रही है, d थीटा, ये वाला। इसका हमें निकालना है tan d थीटा है ना। तो ये भी वही एंगल होगा, मान लो ये एंगल बना रही है, आप इस एंगल पे ध्यान दो, ये एंगल बना रही है, इस एंगल का टेंजेंट निकालना है, tan थीटा निकालना है इस एंगल का। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये, तो परपेंडिकुलर है कैपिटल V, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल V। तो m यहाँ पे हमारा जो है वो कैपिटल V बाय L है ना। इस चीज को आप समझ लो, बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आप एक बार देख सकते हैं, बाकी इतना मैंने बताया इससे आ जाना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है ना लाइन, उसका tan ले लेते हैं तो स्लोप मिल जाता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सिस ये थी, y एक्सिस जो है इससे एंगल ये बना होगा, इसका tan लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक v, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है v बाय m आ गया। तो जो u आया वो आया v बाय l, सॉरी v बाय l y, ये आपकी u की इक्वेशन आ गई है ना, u की इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे देख लेते हैं। आगे देखने में क्या किया मैंने, दोबारा लिख रहा हूँ u की इक्वेशन, u इक्वल्स v बाय l y, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वेलोसिटी को मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, du बाय dy इक्वल्स v और l तो कांस्टेंट है, तो v और l आपके आ गए, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया है ना। तो ये आपकी कहानी बनी, ये क्या हुआ, du by dy हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ना। तो du by dy इक्वल्स टू v by l, ये आपकी कहानी
अब इसके आगे का देखने के, ठीक है। तो भाई ये जो हमारी चीजें आई हैं इनको एक बार देख लो। ये जो पहली चीज है ये तो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। ये क्या हो गई, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। और ये दूसरी, एक इसको बॉक्स में बना देता हूँ, ये दूसरी चीज जो आई है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, है ना। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये दो चीज हमने निकालनी है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इस वाले एंगल पे आ जाओ। ये बहुत छोटा सा एंगल है, छोटे से टाइम dt में ट्रेवल हुआ था, मैंने बताया जहाँ छोटे से टाइम dt में ये पार्टिकल्स ट्रेवल हुए तो एंगल भी बना छोटा सा, कितना, d थीटा। आपको ये बात मालूम होगी जब भी कोई एंगल बहुत छोटा हो देन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज tan थीटा, है ना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अभी ऐसा लिख लेते हैं d थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है tan थीटा, tan d थीटा के, और जो कि बराबर है tan थीटा के dA बाय l। ये बात समझ आई क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दूरी तो l है और ये दूरी मैंने आपको बताया था dA, ठीक है। ये tan थीटा हो गया। ये किसके बराबर होगा, अच्छा ये dA क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट इन टाइम dt, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट इन टाइम dt वो किसके बराबर होगा, देखो डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस कैपिटल डी से बता रहा हूँ, डिस्टेंस वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये हम जानते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v, सब सुपरवाइजर लेयर के अपन ने v मानी थी, जितनी प्लेट की होगी उतनी उसकी होगी v। तो वेलोसिटी तो हो गई v, और कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आया, dt में, क्योंकि हम देख रहे हैं मोशन dt में। तो जो d है, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है dA, ये बराबर होगा कैपिटल V इनटू dta, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v टाइम। तो dA को मैंने लिख दिया v dt बाय l, ये आ गया आपका tan थीटा। अब v बाय l की वैल्यू वहां से दिख रही है आपको, ये जो v बाय l है इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको मैंने लिखा v बाय l इंटू dt, ठीक है। इसी चीज को ऐसे लिख लिया, v बाय l की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी, वो है du बाय dy इक्वल्स टू, ये हो गया du बाय dy, और इधर बचा आपका dt। इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। अब पहली चीज d थीटा से मैं शुरू किया था और d थीटा मेरा एंड में जाके मुझे क्या मिल गया, du बाय dy इनटू dt। लिख लो इसको, d थीटा इक्वल्स du बाय dy इनटू dt, ठीक है। अब dt को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या आ गया, d थीटा बाय dt इक्वल टू du बाय dy। ये भैया आपकी आई है d थीटा बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन। थीटा हमारा डिफॉर्मेशन था d थीटा, और ये उसकी वो आई है। तो रेट चेंज ऑफ जो डिफॉर्मेशन है वो हमारी काय के बराबर आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक आप सब देख लो, अब इसके आगे क्या होगा, मैं डायग्राम को रब करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होगा। अपना जो एंड रिजल्ट आया था वो आया था d थीटा बाय dt बराबर हो रहा था du बाय dy। अब देखो अभी तक मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ कि फ्लूइड्स के केस में तो शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ स्ट्रेन के। ये है हमारी रेट ऑफ स्ट्रेन, अभी बताया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन, वो ये भी थीटा बाय थीटा डिफॉर्मेशन है या थीटा स्ट्रेन है, उसकी रेट ऑफ चेंज आपकी आ गई। ये du बाय dy हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये देखेंगे हम, हाँ आपको मैं जो बेसिक शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बता रहा था वो एक बार और समझ लो। किसी भी सॉलिड में मैं अगर कोई फोर्स लगा रहा हूँ उसका शेप डिफॉर्म करने के लिए, तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगी जो शेप चेंज को रेजिस्ट करेगी, उस इंटरनल फोर्स को पर यूनिट एरिया निकालते हैं तो स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। वो जो इंटरनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है बाहर वाली फोर्स के, बाहर
से मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूँ इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्स लगेगी, डिवाइड करूंगा मैं एरिया से तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया मुझे स्ट्रेस मिल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे आ गई, ऊपर वाली प्लेट है उसको मैं एक किसी फोर्स से खींच रहा हूँ, वो फोर्स से खींच रहा हूँ वो उस फ्लूइड को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है किसी एक पर्टिकुलर रेट पे। अब उस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट फ्लूइड के अंदर कुछ फोर्सेस पैदा हुई विस्कोसिटी के कारण, जो हम समझ चुके हैं, 3 लेयर जाती हैं, कैसे फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे, कौन आगे कौन पीछे। अब जो फोर्सेस डेवलप हुई वो इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स होंगी और डिवाइड बाय में वो प्लेट का एरिया कर दूंगा, जितने एरिया पे वो फोर्स लग रही है प्लेट के कॉन्टेक्ट एरिया के, तो मुझे क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस। मतलब जो फोर्स लग रही है ऊपर से वो शियर फोर्स है और अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो शियर स्ट्रेस होगी। समझ में आ रही बात? देखो बाहर से जो लग रही है शियर फोर्स एक एफ है ना, इस एफ फोर्स के कारण फ्लूइड डिफॉर्म होना चाह रहा है एक पर्टिकुलर रेट पे, डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए अंदर एक फोर्स डेवलप हुई है ना, तो वो पर यूनिट एरिया अंदर जो फोर्स लगी वो पर यूनिट एरिया वो शियर स्ट्रेस कहलाएगी। वो शियर स्ट्रेस क्यों आई है फ्लूइड में, क्योंकि वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से रेजिस्ट कर रहा है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी। तो ये फोर्स डिवाइड बाय एरिया, बाहर वाली जो फोर्स है वो जितने एरिया पे एक्ट कर रही है उन दोनों का रेशियो लिया तो इससे आता है शियर स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल लग रही है फोर्स तो वो शियर स्ट्रेस आ गया। अंदर भी इतनी ही डेवलप होगी, उसी को अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको बताया है ना। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो डिवाइड बाय एरिया करते हैं तो निकल आता है। ठीक है, ये अपनी शियर स्ट्रेस है। अभी तक जो 4 बार बात हुई है कि फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब d थीटा बाय ये आपको पता चल गया था। तो यहां तक अपन आ गए हैं अब, है ना। अब d थीटा बाय dt, अभी जो इतनी हमने मेहनत करी थी उससे ये साबित कर दिया था कि d थीटा बाय dt बराबर होता है du बाय dy, बराबर करो, है ना, इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया। अब ये जो लाइन लिखी है ना, इसी रिजल्ट के लिए हम ये पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आगे का समझ में, the shear stress developed between the layers to resist the rate of change of deformation is directly proportional to velocity gradient, है ना। और velocity gradient क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं या डेप्थ में ऊपर जाते हैं फ्लो में तो वेलोसिटी बदलती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट हाइट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली, ये हमें बताया न्यूटन ने और इसका नाम पड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब अभी तक कहानी में विस्कोसिटी तो कहीं आई नहीं, आपको लग रहा होगा, तो विस्कोसिटी अब आएगा। देखो एक चीज हम जानते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आएगा टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du बाय dy। ये जो म्यू है ना इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, म्यू है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी या फिर सिर्फ विस्कोसिटी भी बोल दो, है ना, या डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल देंगे आगे आप इसमें, हम सिर्फ विस्कोसिटी बोलते हैं आमतौर पे। तो जिस विस्कोसिटी की अभी तक बात चली आ रही इस चीज से ये साबित हुई है, जो बात मैं अभी तक बोल रहा था, मैं आपसे ये बोल रहा था फ्लूइड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी नाम की, वो फ्लूइड के रिलेटिव मोशन को या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन को रेजिस्ट करती है। जो रेजिस्टेंस है वो हम स्ट्रेस से बताते हैं, है ना, बाहर जो फोर्स लगी है उसको रेजिस्ट करने के लिए अंदर जो फोर्स डेवलप होती है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं पर यूनिट एरिया। तो ये टाउ वो स्ट्रेस हुई और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये म्यू पे डिपेंड कर रही है। तो मतलब वो रेजिस्टेंस किसके कारण पैदा हुआ था, विस्कोसिटी के कारण पैदा हुआ था। ये इक्वेशन में उसको जस्टिफाई कर दिया। मतलब जो शियर स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, म्यू के कारण आ रहा है। म्यू क्या है, विस्कोसिटी, जो शुरू से बोल रहे थे वो मैथमेटिकली प्रूव हो गई बात। ठीक है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अब कई फ्लूइड हैं जो इसे फॉलो करते हैं इस इक्वेशन को, है ना, और कई फ्लूइड हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। जो फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं मतलब जिनमें टाउ बराबर होता है म्यू du बाय dy के, उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं,
न्यूटोनियन फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स है ना। जो फ्लूइड्स न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे इसको इसको वो कहलाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जो नहीं करेंगे ना वो कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, ये हुई बात आपकी। ठीक है भैया, अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिराइव कर लिया, विस्कोसिटी क्या होती है वहां तक पहुंच गए, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमने डिफाइन कर दिया, सॉरी न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमने डिफाइन कर दिया। अब एक बात जो मैं बताता हूँ, ये जो हमने डेरिवेशन किया ये कैसी वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए किया, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, है ना। क्योंकि मैं, और वो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर इसलिए आई थी क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया था कि फ्लूइड लैमिनार और स्टैटिक है ना। कुछ अलग केस हो अगर फ्लो का, तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो अलग भी बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्टेशनरी प्लेट है और यहाँ से बहुत सारा फ्लूइड आ रहा है एक वेलोसिटी v से पहली फ्लूइड यहाँ पे लेयर जो भी वो रेस्ट पे आएगी, आगे आगे जाके वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी और एक पॉइंट आएगा जब v के ही बराबर हो जाएंगी। ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनी थी आपकी, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी थी, ये कैसी बनी थी, ये बनी थी आपकी पैराबोलिक। तो अब अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने ड्राइव करा है वो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए वैलिड है, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी वो लग जाता है। कैसे लग जाता है मैं बता देता हूँ। अब देखो ये पैराबोलिक भी है, अगर तो मैं क्या करता हूँ इसकी दो लेयर ले लेता हूँ, है ना। एक लेयर जिसकी वेलोसिटी u, इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी होगी u प्लस डी यू, है ना, u प्लस डी यू। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। एक स्मॉल टाइम इंटरवल हमने यहाँ भी लिया dt, ठीक है। उस dt टाइम इंटरवल में देखो ये दो लेयर्स हैं, नीचे वाली की u भी, ऊपर की u प्लस डी यू भी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लेंगे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक, u इंटू डी टी, है ना। इसने थोड़ा ज़्यादा किया होगा, इतना तो u इंटू डी टी है ही, प्लस ये थोड़ा आगे तक dt टाइम में जो पार्टिकल u वेलोसिटी से जा रहा था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, u इंटू डी टी। ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो u प्लस डी यू से जा रही है वो कितने से जाएगी, u प्लस डी यू इंटू डी, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इससे तो ज़्यादा करेगी, मान लेते हैं इतना ज़्यादा किया, ठीक है। और दो लेयर्स के बीच की मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ y डायरेक्शन में d बार, ठीक है। एक बार और देख लो, दो लेयर हैं, एक के अगर वेलोसिटी u है तो ऊपर वाले की u प्लस डी यू होगी। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी। दोनों के बीच की डिस्टेंस है y। अगर मैं फिर से dt टाइम को ही ले रहा हूँ कि dt टाइम में कितना डिफॉर्मेशन होगा, तो होगा क्या, ये नीचे वाली लेयर का पार्टिकल dt टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक। ऊपर वाली का कितना करेगा, यहाँ से यहाँ तक। ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। अब देखो ये तो सेम हो गया, जितना ये है उतना ही ये है। एक्स्ट्रा क्या हुआ, इतना, इस एक्स्ट्रा का मैंने बनाया एंगल, कितना आया, डी थीटा, आ गया डी थीटा। अब ये देखो ये u इंटू डी टी है, ये भी u इंटू डी टी होगा, ये दोनों तो सेम ही होगा। अब जो इतना सा बच रहा है ना, इतना सा, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये कितना होगा, ये होगा डी यू इंटू टी, सॉरी ये डी टी है, टाइम अपन ने टी नहीं डी, ये होगा डी यू इंटू डी टी। बात समझ आ गई, u इंटू डी टी ये डिस्टेंस है, ये भी u इंटू डी टी होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा डी यू इंटू डी ट्रेवल किया होगा वो ये है, डी यू इंटू डी। अब मुझे निकालना है tan डी थीटा, निकाला मैंने, मान लो tan डी थीटा किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गई परपेंडिकुलर, क्या आ गया, डी यू इंटू डी टी डिवाइड बाय बेस डी बार। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो tan डी थीटा बराबर हो गया डी थीटा के, कोई दिक्कत नहीं, डी यू इंटू डी टी बाय डी वाई, डी टी नीचे आ गया, डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू डी यू बाय डी वाई। मतलब क्या हुआ, जो चीज हम उस लीनियर वाले में कर रहे थे वही पैराबोलिक वाले में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दो पर्टिकुलर लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो लीनियर ही है, यहाँ भी लीनियर ही तो है, आप समझ रहे हो। सारी लेयर्स का जब मैंने ज्वाइन करा तब आया है वो पैराबोलिक, लेकिन अगर कोई भी दो मैं देखूंगा, एक की ज्यादा एक की कम, दोनों पॉइंट जोड़ोगे एक लाइन ही तो बनेगी, समझ रहे हो बात को, इसलिए वो लीनियर ही हो रहा है ना। और ये जो होता है अपना डी यू बाई डी वाई, ये एक तरीके से इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन वो देखते हैं थीटा एंगल कितना बना रहा है, डी मैथमेटिक्स है सिंपल।
तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो प्रोफाइल सिर्फ लीनियर दो लेयर के बीच में तो वेरी कर रही है, और अपन को पैराबोलिक रहेगी तब भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अपन लगा देंगे, और जो लीनियर रहेगी तब तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ बात हो गई हमारी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो वही अब देखेंगे हम यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, हमने विस्कोसिटी की इक्वेशन देख ली न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाय dy, है ना। यूनिट निकालना वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग यूनिट्स है तो देख लेते हैं। टाउ आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, इक्वल्स टू म्यू। du क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट हमें मालूम है ना, मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो वो लेंथ पर यूनिट टाइम हो जाएगी, है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड। और y क्या है, डिस्टेंस, उसको तो लेंथ में ले ही सकते हैं, लेंथ हो गई। ठीक है, अब मैं म्यू की निकालता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, ये एल ऊपर गया इंटू एल, और ये नीचे गया हमारा एल बाय टी। ठीक है, और एफ इंटू एल, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर इंटू एल बाय टी। एक ये लेंथ कैंसिल हो गई, है ना, तो इक्वल्स में आया हमारा एफ इंटू टी बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये कट सकते हैं। ये हमारी है यूनिट निकल के इसकी विस्कोसिटी की, म्यू की, है ना। तो अब ये कितनी होगी, हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग हो जाएगी। एक हमारा होता है एन के एस सिस्टम, है ना। तो एन के एस सिस्टम में फोर्स यूनिट होती है केजीएफ, तो एफ हो गया केजीएफ डॉट। टाइम की यूनिट तो वही है सेकंड, सब जगह सेकंड, डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट हो गई आपकी मीटर, तो ये आपकी आ गई मीटर का स्क्वायर, है ना। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि kgf सेकंड अपॉन मीटर, है ना। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, डी बाय एन, फोर्स की जगह मैंने लिखा टाइम, टाइम तो वही है सेकंड, और ये हो गया सेंटीमीटर में होती है वहाँ पे, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वही है। कहने का मतलब डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डी से कर लो डाइन, एक ही चीज है, सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसके बाद एक सिस्टम होता है ऐसा ही सिस्टम, ये सब आपने पढ़ रखेंगे तो बस मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही सिस्टम में फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और टाइम की यूनिट तो वही सेकंड चली गई है एस, पर लेंथ की मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तीन यूनिट आ गई, इसके आ गई विस्कोसिटी की। एनकेएस सिस्टम में, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ऐसा सिस्टम में इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, फोर्स यूनिट न्यूटन, है ना। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, उसको तो अपन अब नहीं देखेंगे, 11th का कॉन्सेप्ट है वो तो। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो एक केजीएस में कितने टाइम होते हैं आप जानते हो, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जानते हो, पुट कर दोगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यूनिट सेम आ जाएगी, है ना। अब हमें जो समझने की बात थी वो सिर्फ इतनी सी थी, जो मैं बताने वाला हूँ कि विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है ना, विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है ये जो है ना, क्या है, जो टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइस, इसका नाम पॉइस है। ठीक है, तो विस्कोसिटी पॉइस में आपको कई बार क्वेश्चंस में मिलेगी, और वो जो पॉइस जो है वो इसकी सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट को ही हम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऐसा ही सिस्टम है, इसका कन्वर्जन कुछ यूं है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसका ये कितने पॉइस के बराबर होता है ये आपको अगर बताना है तो क्या होगा, ये आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। मैं आपको ये आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि इसको मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये बराबर होता है 10 पॉइंट्स, है ना, 10 पॉइंट्स। आमतौर पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा ही यूनिट्स नहीं करते सब कुछ, तो
तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हम करेंगे, लेकिन विस्कोसिटी के केस में पॉइस इसका नाम रख दिया है इसका, और इसमें कई बार होता है क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी थी तो ये आपका कन्वर्जन है। कैसे आया इसको करने की, मतलब आराम से कर सकते हो, मीटर और सेंटीमीटर कन्वर्जन लिख देना, न्यूटन और डाइन का मान में पुट करोगे तो कांस्टेंट है ना, ये आपकी होगी म्यू के आपकी यूनिट्स आ गई म्यू की, ठीक है। म्यू क्या था, विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। अब देखो एक चीज और है, एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स आगे पढ़ते हैं सारी, बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स 1 और 2 दो पार्ट में होता है ये, तो उसमें कई जगह हमें एक रेशो का सामना करना पड़ता है, वो रेशो होता है म्यू बाय रो। कई ऐसी इक्वेशंस बनेंगी, कई ऐसे फॉर्मूले बनेंगे जिनमें म्यू बाय रो हमें कई जगह मिलेगा, तो हमने इस म्यू बाय रो को भी एक नाम दे दिया है। म्यू विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, और म्यू बाय रो को बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना। आगे हमें इस चीज को कई बार एनकाउंटर करना है, तो हम इसको एक अभी से नाम देके चलते हैं, जिससे बाद में हम म्यू बाय रो जहां दिखेगा तो इसको न्यू से रिप्लेस कर देंगे, है ना। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कोई बड़ा टर्म आएगा उसको छोटा टर्म कर देंगे आसान बनाने के। इसकी यूनिट देखनी है, वो देख लेते हैं कि म्यू की यूनिट क्या थी, फोर्स है ना, एफ फोर्स इनटू टाइम है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, ये तो म्यू की थी, ठीक है। अभी निकालेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ रही थी, है ना, ऐसा ही सिस्टम में। और ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, रो डेंसिटी का कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास मतलब m है ना, और वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब होता है, तो ये लेंथ का क्यूब, ठीक है। और इसको बराबर कर दो f इंटू टी टाइम बाय लेंथ का स्क्वायर इंटू लेंथ का क्यूब बाय m, ठीक है। तो ये चला गया ऊपर, एक लेंथ बचा, स्क्वायर में एक को हटा के एक लेंथ बचा, है ना। तो अपनी क्या यूनिट बदलेगी अभी, फोर्स इंटू टाइम इंटू लेंथ डिवाइड बाय मास। देखो फोर्स क्या होता है ना, फोर्स आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक टाइम पहले से है इंटू एक लेंथ पहले से है डिवाइड बाय मास। आएगा समझ में, म्यू बाय रो। तो आप इसमें देख लो कि एक तो ये टाइम चला गया, ठीक है, और बचा गया ऊपर m इंटू एल स्क्वायर बाय टी, और एक नीचे वाला m यहाँ आ गया, m से m कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बचा, एल स्क्वायर बाय टी। एल स्क्वायर बाय टी मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। अब वो अलग अलग सिस्टम में आप देख लो इसको, एल स्क्वायर बाय टी बचा, लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आपकी डायमेंशन है। तो इसको एम के सिस्टम हो या एसआई सिस्टम हो, दोनों में लेंथ को तो मीटर में लेते हैं, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम को सेकंड में लेते हैं, सेकंड, ठीक है। सीजीएस सिस्टम अगर मैं लूँ, सीजीएस सिस्टम में लूँगा तो लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को तो सेकंड में लेते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और एम के सिस्टम में आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है उसको एक और नाम दिया, जैसे वहां पॉइस दिया था, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टोक्स, ठीक है। ये आपकी स्टोक्स हो गई, वहां पॉइस हो गई, तो ये अपनी यूनिट्स हैं विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। इसको न्यू की जगह कई बुक्स में ईटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं, फॉरेन में आप जिससे रिप्रेजेंट करना चाहें, ये काइनेमेटिक